लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टार्ट किया था, उसको 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की डिमांड पूरी करने के लिए O2 की मदद से सिंपल मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा, लेकिन हार्मफुल CO2 भी बनेगी। तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें O2 कंटिन्यूस दिया जाए और CO2 कंटिन्यूस रिमूव किया जाए, उसका नाम ब्रीदिंग होगा या रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। दूसरा सवाल यह था कि रेस्पिरेटरी आर्गन कौन से होंगे। तो अलग अलग एनिमल के रेस्पिरेटरी आर्गन अलग अलग थे। क्यों? दो चीज़ें अलग थी, एक उसका हैबिटेट अलग था और एक उसका ऑर्गेनाइजेशन अलग था। एग्जाम्पल याद रखने हैं तो लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंज, सीलेंट्रेट और फ्लैटवर्म में O2 CO2 का एक्सचेंज किससे होगा? तो सिंपल डिफ्यूजन होगा। और कहाँ? इंटायर बॉडी सरफेस। लेकिन जैसे हम हायर इनवर्टिब्रेट जैसे कहाँ जाएंगे? एनलिडा में अर्थवर्म, तो क्या यूज होने लगेगा? मॉइस्ट क्यूटिकल। और थोड़ा बेहतर जाएंगे इंसेक्ट में तो ट्रैकियल ट्यूब यूज होने लगेंगे। और बेहतर जाएंगे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड या मोलस्क में तो हमको गिल मिल जाएंगे। फिर हम लोग जाएंगे वर्टिब्रेट में, तो वर्टिब्रेट में सबसे पहले फिश मिलेगा। आगे आ जाओ, इधर बिठाओ भाई, कहीं बिठा लो, वो इस पे जगह खाली है। हाँ, साथ ही में बिठा लो भैया दोनों लोग। हाँ, आओ आगे आओ, यहाँ बैठो। हाँ, तुम भी चले आओ। हाँ, इन्हीं के साथ बैठो यहाँ। हाँ, तो किसमें कौन मिला था? फिश में गिल था और एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल में लंग्स था। दो क्वेश्चन और थे, गिल और लंग्स में क्या अंतर है? गिल और लंग्स में क्या अंतर है? तो एक कॉमन बात है, दोनों वैस्कुलराइज्ड होते हैं। दोनों क्या होते हैं? वैस्कुलराइज्ड होते हैं। आगे आना, आगे आ जाओ, बिठाओ सुनील अपने साथ, इनको इनके साथ हैं ये। हाँ, उसी बिठा लो। और किसी का आगे आना है? ठीक, शुरू करें। हाँ, तो गिल और लंग में अंतर क्या है? तो गिल भी वैस्कुलराइज है, लंग भी वैस्कुलराइज है, लेकिन हाँ, लंग्स बैग लाइक वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर है। O2 CO2 का एक्सचेंज दोनों करेंगे, बस गिल किस में करेंगे? तो गिल करेंगे एक्वेटिक एनिमल में और लंग्स किस में करेंगे? टेरेस्ट्रियल में। कौन सा वर्टिब्रेट है जो गिल यूज करेगा? तो आंसर क्या देंगे? फिश। बाकी सारे वर्टिब्रेट क्या यूज करते हैं? लंग्स यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले तो फ्लो था कि सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होगा, उसके बाद नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर लैरिंग्स, फिर फायरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर लंग्स। ठीक है, दो क्वेश्चन वहां पर और थे कि इसमें लैरिंग्स को क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस बॉक्स। लैरिंग्स को ही क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। क्यों? साउंड प्रोड्यूस करेगा विद द हेल्प ऑफ 2 पेयर वोकल कार्ड। 2 पेयर वोकल कार्ड में से एक पेयर एंटीरियर और एक पेयर पोस्टीरियर। ठीक है, एक क्वेश्चन और था, फायरिंग्स पर 2 ओपनिंग है, एक है गलेट, एक है ग्लॉटिस। गलेट किसकी ओपनिंग थी? गलेट ईसोफाइगस या डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग थी, और ग्लॉटिस लैरिंग्स की या ट्रैकिया की या रेस्पिरेटरी पैसेज की ओपनिंग थी। एक आखिरी सवाल था कि जब हम स्वालोइंग ऑफ फूड करते हैं तो किसको कवर करना है? इपिग्लॉटिस कवर करना है, ग्लॉटिस को कवर करना है। और कौन कवर करेगा? इपिग्लॉटिस। इपिग्लॉटिस कैसा होता है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। याद रखना कैसा होता है? थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जो किसको कवर करता है? ग्लॉटिस को। क्यों कवर करता है? क्योंकि फूड की एंट्री ना होने पाए। किसमें? फूड की एंट्री किसमें ना होने पाए? लैरिंग्स में। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने ट्रैकिया से पहले की कहानी पढ़ लिया था कि ये लैरिंग्स है, ये क्या है? एपिग्लॉटिस। आज हम लोगों को ट्रैकिया से पढ़ना है। तो ये देखिए, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद से ट्रैकिया स्टार्ट होगी।
तो ट्रैकिया कहाँ से शुरू होगी, तो कहोगे लैरिंग से, और कहाँ तक जाएगी, तो यहाँ तक आती है। ये एरिया कौन सा है, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, कोई सुनेगा। ये एरिया कौन सा है, ये थोरेक्स है। थोरेक्स का ये सेंटर है, सेंटर को मिड थोरेक्स कहेंगे। तो ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब है जो लैरिंग से शुरू होकर के मिड थोरेक्स तक आती है, और आने के बाद राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। पीछे पीछे क्या चल रहा है, तो पीछे पीछे वर्टिब्रल कॉलम भी तो है, तो पीछे पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। तो जिस लेवल पर ट्रैकिया डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, पीछे पीछे पाई जाती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। ये अभी आप रटेंगे, जब हम स्केलेटन पढ़ाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ट्रैकिया क्या है, तो कहोगे सीधी ट्यूब है। कहाँ शुरू होती है, लैरिंग से, कहाँ तक जाती है, मिड थोरेक्स तक, फिर डिवाइड करती किसमें, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई का डिवीजन किस लेवल पर होता है, तब कहोगे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि ट्रैकिया क्या है, तो सीधी ट्यूब है, एक्सटेंड करके कहाँ तक आती है, मिड थोरेसिक कैविटी तक आती है, फिर डिवाइड कर जाती है किसके लेवल पर, पांचवी थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पर। और किसमें डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट ब्रांकाई। इधर देखो, जो पहले ब्रांकाई बनता है उसका नाम प्राइमरी ब्रांकाई। राइट वाली प्राइमरी ब्रांकाई राइट लंग्स में चली जाएगी, और लेफ्ट वाली प्राइमरी ब्रांकाई लेफ्ट लंग में चली जाएगी। अगर इसको हम राइट मान ले तो ये राइट में चली गई, ये लेफ्ट में। राइट ब्रांकाई राइट लंग में, लेफ्ट ब्रांकाई लेफ्ट लंग में। अब जैसे ही ये लंग्स के अंदर जाएगी, ये रिपीटेड डिवीजन करेगी। प्राइमरी से बन जाएगा क्या, सेकेंडरी, सेकेंडरी से बन जाएगा क्या, टर्सरी, टर्सरी से क्या बन जाएगा, इनिशियल ब्रांकियोल, फिर क्या बनेगा, टर्मिनल ब्रांकियोल। जितने टर्मिनल ब्रांकियोल होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, एनसीईआरटी में ये लिखा है, वेरी थिन टर्मिनल ब्रांकियोल बनेंगे। किसी भी टर्मिनल ब्रांकियोल से ढेर सारी क्या निकलेंगी, एल्वियोलाई, और उसकी क्या होंगी, डक्ट। तो अगर आपसे फ्लो पूछा जाए तो सबसे पहले ट्रैकिया से कहाँ जाओगे, प्राइमरी से कहाँ, सेकेंडरी से कहाँ, इनिशियल से कहाँ, टर्मिनल से, और आखिरी में कहाँ पहुंचोगे, एल्वियोलाई। तो आपसे रेस्पिरेटरी पैसेज पूछेगा कि सही क्रम बताओ। तो ट्रैकिया है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, पहले इनिशियल है, फिर टर्मिनल है, और फिर एल्वियोलर डक्ट, और आखिरी में क्या मिलेगा, एल्वियोलाई। दो क्वेश्चन यहाँ है, डायग्राम देख के बताइए इस पूरे ब्रांचिंग नेटवर्क का कौन सा हिस्सा है जो लंग्स के अंदर है। Which one comprises inside lungs? लंग्स के अंदर क्या है, तो देखो ट्रैकिया को छोड़ दीजिए, ट्रैकिया को छोड़ के जितना कुछ है वो सब किसके अंदर है, लंग्स। तो क्वेश्चन पूछा गया है which one comprises inside lungs, फेफड़ों के अंदर क्या पाया जाता है। तो फेफड़ों के अंदर क्या मिलेगा, ब्रांकाई मिलेंगे, ब्रांकियोल मिलेगा, और एल्वियोलाई। तो एक लाइन जरा बढ़ाओ, स्टार करके लिखो, लिखिए ब्रांकाई, ब्रांकियोल एंड एल्वियोलाई किसके अंदर हैं, कंप्राइजेज इनसाइड लंग्स। लंग्स के अंदर कौन कौन से हैं, तो ट्रैकिया छोड़ के सब हैं, मतलब प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है, इनिशियल भी है, टर्मिनल भी है, और एल्वियोलाई और उसकी डक्ट भी है। एक लाइन लिख लीजिए, वापस चलते हैं। जिन लोगों का डायग्राम बनाने की छूट गया वो परेशान ना हो, ये पीडीएफ आपको दे देंगे, उससे आप आराम से डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, तो जरा देखिए ट्रैकिया क्या है, सीधी ट्यूब है, कहाँ से शुरू होती है, लैरिंग से, कहाँ तक आती है, मिड थोरेक्स, और फिर डिवाइड कर जाती है किसमें, राइट और लेफ्ट। कौन सी, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी वाली दोनों राइट और लेफ्ट लंग्स में जाएगी, सेकेंडरी बनेगा, टर्सरी बनेगा, इनिशियल बनेगा, टर्मिनल बनेगा, और वहां से ढेर सारे क्या निकलेंगे, एल्वियोलाई मिलेंगे। एक क्वेश्चन और बताइए, अगर ध्यान से देखें तो हमने ट्रैकिया में ऐसा ऐसा कुछ बना रखा है, फिर प्राइमरी में भी ऐसा बना रखा है, आगे भी आप बना सकते हैं।
ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रांकियोल तक, मतलब ट्रैकिया में, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में और क्या इनिशियल ब्रांकियोल। हम इधर दिखाते हैं, मान लेते हैं ये ट्रैकिया है, तो इसकी वाल पर ऐसे रिंग बनी है, इसकी वाल पर ऐसे रिंग बनी है, इस रिंग का नाम कार्टिलेजिनस रिंग। अगर आप महसूस करना चाहते हो तो ऐसे ऐसे करो तो आपको लगेगा ऐसे ऐसे लाइनें खींची हैं। तो ट्रैकिया से लेकर के कहाँ तक कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएंगी? तो ट्रैकिया पर है, प्राइमरी पर है, सेकेंडरी पर है, टर्सरी पर है और किस पर है? इनिशियल। तो कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ नहीं है? तो कहोगे टर्मिनल ब्रांकियोल पर नहीं है, एल्वियोलर डक्ट पर नहीं और एल्वियोलाई। मैंने इधर लिखा है कार्टिलेजिनस रिंग कैसी रिंग है? इनकम्प्लीट। इधर देखो, ये मान लेते ट्रैकिया है और ये है रिंग। तो ट्रैकिया में जो रिंग है वो एक तरफ से लगी है, आगे से महसूस हो रही है, और आगे को क्या बोलते हैं? वेंट्रल। तो आगे से लगी है लेकिन पीछे से नहीं लगी है। कार्टिलेजिनस रिंग कैसी होती हैं? तो कहोगे इनकम्प्लीट होती हैं। जब इनकम्प्लीट कहेगा तो आपसे पूछेगा किधर से इनकम्प्लीट होती हैं? तो पीछे से क्या होती है? इनकम्प्लीट। तो आगे से क्या होती है? कंप्लीट। किस शेप की होती हैं? तो कहोगे ये सी शेप की। कौन सा शेप होता है? सी शेप की होती हैं। और कहां से कहां तक पाई जाती हैं? तो ट्रैकिया पर है, प्राइमरी पर है, सेकेंडरी पर है, टर्सरी पर है और कहां है? इनिशियल ब्रांकियोल। कहां नहीं है? टर्मिनल ब्रांकियोल पर नहीं है, एल्वियोलाई और उसकी डक्ट पर नहीं पाई जाती है। तो फिर एक सवाल जरा इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, लिखते चलिए, कार्टिलेजिनस रिंग जरा बताओ प्रेजेंट कहां और एब्सेंट कहां? जो कहोगे वही लिखेंगे। तो कहां कहां प्रेजेंट बताओगे? ट्रैकिया से लेकर के कहां तक? इनिशियल। कहां एब्सेंट है बेटा? टर्मिनल ब्रांकियोल एंड क्या? एल्वियोलर डक्ट, या क्या कह सकते हो? एल्वियोलाई। एक चीज और बताओ, ये कार्टिलेजिनस रिंग है तो ये इनकम्प्लीट होती हैं। किधर की तरफ इनकम्प्लीट और किधर की तरफ कंप्लीट? तो इनकम्प्लीट पीछे की तरफ है, तो इनकम्प्लीट किधर है बेटा? तो ये कंप्लीट किधर की तरफ है? लिखते चलें, वेंट्रल की तरफ। एक और क्वेश्चन बता दो, नाम क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग। तो बनी किसकी होगी? कार्टिलेज की। कौन सा? तो ये इंपॉर्टेंट है, मेड अप ऑफ हायालाइन कार्टिलेज। कोई पूछेगा नहीं, हम ही बताते हैं। ये पाई कहे जाती हैं, कोई ना कोई तो पर्पज होगा इनका। तो देखो एक समस्या आने वाली, ये हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है। जब एयर इधर से इधर आएगी तब तो पैसेज हमारा स्वेल करेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एयर बाहर जाएगी तो क्या होगा? तो ये चिपक जाएगी और हमारा पैसेज क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि एक्सपायरेशन के दौरान रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो कोलैप्स ना करे। उसको कोलैप्स करने से कौन बचाएगा? तो आंसर क्या देंगे? कार्टिलेजिनस रिंग। तो ये बात याद रखिएगा, क्या करती हैं? मेक नॉन कोलैप्सिबल ट्रैकिया या अदर। जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो वो आपस में चिपक ना जाएं, चिपकने से बचाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? कार्टिलेजिनस रिंग की। एग्जामिनर कार्टिलेजिनस रिंग का सवाल एक बार पूछ चुका है, जरा आराम से बताएंगे। कार्टिलेजिनस रिंग किस 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 पर है? ट्रैकिया पर, प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर, टर्सरी पर और इनिशियल पर। किस पे नहीं है? टर्मिनल पर, एल्वियोलाई और उसकी डक्ट पर। ठीक है। दूसरा सवाल, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है। किधर की तरफ?
इनकम्प्लीट है पीछे की तरफ, तो आगे से क्या है, कंप्लीट है। दूसरा सवाल, कैसी होती है, कैसी होती है, तो कहेंगे सी शेप होती है। किसकी बनी होती है, हाइलाइन कार्टिलेज की, और क्या करती है, नॉन कोलैप्सिबल बनाती है। नॉन कोलैप्सिबल ट्रैकिया इज ड्यू टू, तो आंसर क्या देंगे, नॉन कोलैप्सिबल ट्रैकिया इज ड्यू टू, तो आंसर देंगे क्या, कार्टिलेजनस रिंग। तो क्वेश्चन और बता दो, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो लंग्स के अंदर हैं, तो कहो ट्रैकिया छोड़ के सब अंदर है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल, टर्मिनल, एल्वियोलाई, सब अंदर ही तो है। व्हिच वन कंप्राइजेज इनसाइड लंग्स, तो कहोगे ब्रोंकाई, ब्रांकियोल और एल्वियोलाई। लेकिन इतने में से किसमें कार्टिलेजनस रिंग है, तो कहोगे ट्रैकिया में है, प्राइमरी में है, सेकेंडरी में है, टर्सरी में है, इनिशियल में है, लेकिन किसमें नहीं है, फाइनल में नहीं है। एक आखिरी सवाल देखो, लिख लिया था बेटा, लिख लिया था। किसी भी टर्मिनल ब्रांकियोल से, किसी भी टर्मिनल ब्रांकियोल से ढेर सारी क्या निकलती हैं, एल्वियोलर डक्ट, और किसी भी एल्वियोलर डक्ट से सैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर का नाम एल्वियोलाई। यही वो जगह है जहां वास्तव में क्या होता है, तो O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 CO2 एक्सचेंज करने का असली जगह कौन सी है, तो आंसर क्या देंगे, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई होती क्या है, तो कहोगे ढेर सारी होती हैं, बहुत पतली दीवार होती है, इर्रेगुलर वाल होती है। लेकिन यहाँ क्या है, और जिस जिस में कैपिलरी होती है उसको कहते क्या हो, भूल गए, इसको वैस्कुलराइज्ड कहते हैं। तो अगर एल्वियोलाई आपसे पूछा जाए कि है क्या, तो कहोगे बहुत पतली, वेरी थिन, इर्रेगुलर वाल्ड, वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। है किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तो जरा ये भी बढ़ा लो, एल्वियोलाई लिखते चलो। ढेर सारी होती हैं, मेनी होती हैं, वेरी थिन होती हैं, इर्रेगुलर वाल होती हैं, वैस्कुले राइज्ड होती हैं, और बैग लाइक होती हैं। ये ऐसे बना देंगे, और ये एक्सचेंज होता है। O2 यहां हो जाएगी, ये ऐसे। यही वो जगह है, प्लेस फॉर एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2। कोई बताएगा कहां से निकलती हैं, तो प्रत्येक टर्मिनल ब्रांकियोल कहां से निकलती हैं, ईच टर्मिनल ब्रांकियोल गिव राइज क्या, एल्वियोलाई एंड डक्ट। जल्दी ना रहिएगा, क्वेश्चन पूछेगा एल्वियोलाई और उसकी डक्ट कहां से निकलती है, इनिशियल ब्रांकियोल से कि टर्मिनल ब्रांकियोल से, कहां से, टर्मिनल से। तो इनिशियल कहां तक है, इनिशियल तक तो कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, इनिशियल तक कार्टिलेजिनस रिंग है, टर्मिनल से निकलती हैं एल्वियोलाई और उसकी डक्ट, और एल्वियोलाई ही वो जगह है जहां क्या होता है, O2 CO2 का एक्सचेंज। तो अगर हम पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज पर नजर डालें, जरा पूरा पैसेज बता डालो, तो यहां शुरू करिए, ये क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर इनिशियल, फिर टर्मिनल, फिर एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट। ये पूरा पैसेज है। चलिए इसको लिख लिया बेटा,
इसको फिर से सुन लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। छूट गया क्या बेटा? छूट गया? अभी बड़ा कर देते हैं। अगर हम बात करें ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया एक सीधी ट्यूब है जो लायरिंग से शुरू होती है, मिड थोरेक्स तक आती है, फिर राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रांकाई में डिवाइड होती है। किस लेवल पर? बोल नहीं रहे हो, किस लेवल पर? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल पर। राइट वाली ब्रांकाई राइट लंग्स के अंदर और लेफ्ट वाली ब्रांकाई लेफ्ट लंग्स के अंदर, और अंदर जाके रिपीटेड डिवीजन करेगी, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी से इनिशियल से टर्मिनल से एल्वोलाई और उसकी डक्ट बनाए। कौन कौन से हिस्से हैं जो फेफड़े के अंदर पाए जाएंगे? ट्रैकिया को छोड़ के सब अंदर पाए जाएंगे। कौन कौन से हिस्से हैं जिसकी दीवार पर कार्टिलेजिनस रिंग है? तो कहोगे ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल की टर्मिनल, इनिशियल। एक और, टर्मिनल ब्रांकियोल से क्या निकलती हैं? तो ढेर सारी एल्वियोलाई निकलती हैं। एल्वियोलाई कैसी होती हैं? थिन होती हैं, इरेगुलर होती है, वैस्कुलराइज होती है, बैग लाइक होती हैं, और O2 CO2 का क्या करती हैं? एक्सचेंज करती हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ले लो भैया, लिख लो इसको। हाँ, ये कम से कम कोई पूछा तो टर्मिनल वाली कोलैप्स काहे नहीं करती है? सब लोग बस मुंह फैलाए बैठे हो, दिमाग बिल्कुल बंद किए पड़े हो। और तो टर्मिनल वाली कोलैप्स नहीं करती, तो एल्वियोलाई भी तो कोलैप्स नहीं करती है, हैं? और हाँ, ये कुछ सही है आंसर, कुछ कुछ सही है। अब ध्यान से सुनना, अब खुल ही गया तो देख ही लो। होता क्या है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई और उसकी डक्ट जो होती हैं, अंदर अंदर यहां एक चीज पाई जाती पाउडर जैसा, इसका नाम है पल्मोनरी सरफेक्टेंट। यही प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट कोलैप्स या एडहिशन। कभी सर्जिकल ग्लव्स पहने हो भैया? कब पहन लिया? किसका ऑपरेशन कर दिया यार? कभी पहन के देखना, ठीक है? तो सर्जिकल ग्लव्स पहन लेना, फिर निकालना, तो देखोगे उंगलियों में पाउडर लग जाएगा आपके। सर्जिकल ग्लव्स की उंगलियों में जो पाउडर अंदर है वो इसी नाते है कि जब आपकी उंगली उसके अंदर ना हो तो वो चिपक नहीं जाएगा, तो चिपकने ना पाए तो अंदर क्या लगा होता है? पाउडर लगा होता है। बिल्कुल वैसे यहाँ एल्वियोलाई और उसकी डक्ट पर क्या मिलेगा? पल्मोनरी सरफेक्टेंट मिलेगा, वही कोलैप्स या एडिशन को प्रिवेंट करता है। पढ़ा लीजिए। हाँ, कुछ अच्छे सवाल पूछते रहो तो हम बताते रहेंगे। एक बहुत पहले सवाल आया था कि यदि फेफड़ों में पल्मोनरी सरफेक्टेंट ना हो तो क्या होगा? तो ये कोलैप्स कर जाएंगी, तो क्या फिर फेफड़े फूल पाएंगे? ऐसे एक्सपेंड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो सांस लेने में क्या होने लगेगी? दिक्कत होने लगेगी, और उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये आया हुआ सवाल लेकिन बहुत पहले आया था। बढ़े बेटा आगे। सबने बढ़ा लिया पाउडर? ये बना लिया? बढ़े आगे। अनूप आगे आओ, यहाँ आ जाओ, दोनों यहाँ हो। शुरू करें बेटा। अब देखो काम की बात, हमारा पूरा कंप्लीट रेस्पिरेटरी पैसेज ये मान लेते एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ठीक है? आओ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ले करके टर्मिनल ब्रांकियोल तक
उसके बाद ये एल्वियोलाई और उसकी डक्ट है। ये क्या है? एक्सटर्नल और ये बेटा क्या है? ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों के रेस्पिरेटरी पैसेज का जो भी पार्ट है, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू करो और एल्वियोलाई तक जाओ, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के कहाँ तक, टर्मिनल ब्रांकियोल तक का जो हिस्सा है, इसे कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। और जो एल्वियोलाई और उसकी डक्ट हैं उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, या इसी का दूसरा नाम एक्सचेंज पार्ट है। ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, इससे जुड़े 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। पूछा गया है कंडक्टिंग पार्ट क्या 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 करता है या क्या नहीं करता है। तो करता देखो, तो अगर ये सिस्टम ना होता तो क्या एल्वियोलाई तक एयर आ पाती? ना आ पाती। पहला काम है ट्रांसपोर्ट। अभी लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे। एयर टू एल्वियोलाई। लेकिन जब ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता तो इस दौरान 2 काम कर देता है। इधर से एयर आ रही है, हो सकता है एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल हो, तो डस्ट पार्टिकल एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचेंगे, रास्ते में ही यहाँ रुक जाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या पाई जाती है? यहाँ सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है, उसमें म्यूकस होता है और वो ट्रैप कर लेगा डस्ट को, तो धूल वहीं रुक जाएगी। तो धूल अगर रुक जाएगी इसका मतलब हवा साफ कर रहे हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या करेंगे? क्लियर करेंगे एयर को फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। एक और काम करेंगे, जब यहां से यहां आ रहे होंगे तो म्यूकस के कांटेक्ट में आएंगे, म्यूकस में वाटर होगा तो एयर ह्यूमिडिफाई भी तो हो जाएगी। तो तीसरा फंक्शन है ह्यूमिडिफाई एयर। चौथा सुने, खूब जाड़े का भयंकर जनवरी का जाड़ा हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो इस टेम्परेचर में यदि आप सांस लेंगे और वही सीधी ठंडी हवा कहाँ पहुंच जाए? एल्वियोलाई तक, तो ब्लड का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब एयर यहाँ से यहाँ तक आती है तो उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, किसके बराबर? बॉडी टेम्परेचर। तो चौथा है मेक एयर टेम्परेचर इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। तो क्या नहीं किया? एक्सचेंज नहीं किया। O2 CO2 का एक्सचेंज, O2 और CO2 का रियल में एक्सचेंज कौन करेगा? तो रियल में एक्सचेंज कौन करेगा? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई या रेस्पिरेटरी पार्ट या एक्सचेंज पार्ट क्या करते हैं? तो यही एक्चुअल जगह है, एक्चुअल साइट फॉर O2 CO2 एक्सचेंज। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंडक्टिंग पार्ट क्या नहीं करता है। अभी जल्दी 2020 या 21 में आया है, तो कंडक्टिंग पार्ट क्या नहीं करता है? तो कहोगे क्या नहीं करता है? एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 नहीं करता है। तो जब एक्सचेंज इसी से करना है तो इसको यहां ना लगाए होते, सीधे यहां एल्वियोलाई लगी होती, डायरेक्ट उसमें आती जाती हवा। भाई जब एक्सचेंज यहां करना है, इतना छुपा के गहराई में क्यों रखे हैं अंदर? तो अगर गहराई में न रखे होते तो दिन ही भर में इतना धूल भर जाती है इसमें, एक ही दिन में सारी एल्वियोलाई क्या हो जाती है? डैमेज होती है। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि एल्वियोलाई को रखो अंदर,
पहले जब हवा जाए तो रास्ते में उसको साफ कर लिया जाए, उसको ह्यूमिडिफाई कर लिया जाए, उसका टेम्परेचर सही कर लिया जाए, तब प्रॉपर यहाँ पहुंचेगी, तब O2 CO2 का क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो कंडक्टिंग पार्ट बताओ कहां से कहां तक है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रांकियोल। हम तीन चीजें बोल रहे हैं, आपको बताना है। पहला है ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रांकियोल, ये क्या है? ट्रैकिया से इनिशियल ब्रांकियोल ये है कार्टिलेजिनस रिंग। ब्रांकाई से लेकर के एल्वियोलाई ये क्या है? ये लंग्स के अंदर है। और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रांकियोल ये क्या है? तो तीनों अलग अलग आंसर है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रांकियोल ये क्या है? कंडक्टिंग पार्ट। ट्रैकिया से इनिशियल ब्रांकियोल कार्टिलेजिनस रिंग। और ब्रांकाई से लेकर के एल्वियोलाई ये क्या है? कंप्राइजेज इनसाइड लंग्स। अब बनाओ। पहला सवाल ये है कि हम लोगों के पास कितने लंग्स? तो 2 लंग्स कहो चाहे 1 पेयर कहो, एग्जाम में गिन भी लोगे अपना ऐसे ऐसे करके कि 2 हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो पूछेगा नहीं। वी हैव 2 लंग्स, कॉमन बात है। खास बात उसके बाद है, हम लोगों के जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? तो हम लोगों के लंग्स स्पंजी होते हैं। जैसे स्पंज होता है, स्पंज के अंदर छोटा छोटा स्पेस होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे लंग्स क्या होते हैं? स्पंजी, एक खास बात। दूसरा, जैसे ये हम लोगों का एक लंग्स है और इसको हम स्पंजी बना दे रहे हैं। ये हो गया स्पंजी लंग्स, पहला सवाल। इस लंग्स के बाहर बाहर 2 लेयर पाई जाती हैं। हम लोगों के लंग्स के बाहर बाहर 2 लेयर पाई जाती हैं, जिनके नाम, बाहर वाले का नाम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाले का नाम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो अवर लंग्स कवर बाय डबल लेयर, प्लूरा कहो या प्लूरल मेम्ब्रेन, बात एक ही है। अवर लंग्स कवर बाय डबल लेयर प्लूरा। जैसे आप डबल लेयर प्लूरा कहोगे वैसे पूछेगा 2 हैं तो नाम बताओ। तो बाहर वाले का नाम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और अंदर वाली का नाम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। एक और क्वेश्चन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो किससे अटैच है? बाहर वाली मेम्ब्रेन किससे अटैच है? तो कहोगे थोरेसिक लाइनिंग से अटैच है। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन किससे अटैच है? तो देखो अंदर वाली मेम्ब्रेन किससे अटैच है? लंग से अटैच है। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद थोरेसिक लाइनिंग और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द लंग सरफेस। एक और क्वेश्चन, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जगह दिखाई पड़ रही है, जगह का नाम प्लूरल कैविटी। यहाँ भरा क्या है? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है? तो जब लंग्स ऐसे ऐसे एक्सपेंड करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, तो फ्रिक्शन ना हो, लंग्स के सरफेस पर फ्रिक्शन बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? फ्रिक्शन को घटाएंगे। तो अभी तक सिर्फ 3 बातें। हमारे पास 1 पेयर लंग्स हैं, स्पंजी लंग्स हैं, कवर बाय डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड, और उसका काम क्या है? रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस। बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन किससे कनेक्ट है? तो आंसर देंगे थोरेसिक लाइनिंग। और थोरेसिक लाइनिंग किसकी बनी है? तो यही थोरेसिक लाइनिंग है। इसमें क्या है? इसमें पाई जाती हैं रिब्स, और रिब्स के बीच बीच में क्या पाया जाता है? इंटरकास्टल मसल। सबसे पहले स्किन है, स्किन के नीचे आपको क्या मिलेंगे? रिब, और ये एक रिब दूसरी रिब के बीच में ऐसे मसल लगी है, इसको इंटरकास्टल मसल कहते हैं। तो रिब और इंटरकास्टल मसल प्लस स्किन मिला करके क्या बन गया? थोरेसिक लाइनिंग बन गया। तो इतना जरा लिख लो, पहले जो से लिख डाले। हमारे साथ ही लिखते चलें। कितने लंग्स हैं? 2। कैसे हैं? स्पंजी, कवर बाय
डबल लेयर प्लूरा, जब डबल लेयर प्लूरा है साथ में क्या है, प्लूरल फ्लूइड है, क्या करेगा, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन लंग्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। जो डबल लेयर प्लूरा है, एक है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, किसके कांटेक्ट में है, तो कहोगे इन क्लोज कांटेक्ट विद, किससे बेटा लिखते चलो, थोरेसिक लाइनिंग। लेकिन जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, वो किसके कांटेक्ट में है, आपको पता है ऐसा क्यों किया गया है? बाहर वाली मेम्ब्रेन थोरेसिक लाइनिंग से अटैच है और अंदर वाली मेम्ब्रेन लंग्स के सरफेस से अटैच है। क्यों? तो अभी लिख लो, फिर डायग्राम दिखाएं, समझ में आएगा। यहीं देख लेते हैं। ये है बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन, ये है अंदर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये है लंग्स, ठीक। और ये है थोरेसिक लाइनिंग। रुक जाओ, इधर देखो जरा। जब हम लोग इंस्पायरेशन करते हैं तो थोरेसिक लाइनिंग ऐसे मूव कर रही है, तो देखिए जब ये थोरेसिक लाइनिंग बाहर जाएगी तो इसी के साथ कौन बाहर जाएगा, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये गैप बढ़ने लगेगा। जब ये गैप बढ़ने लगेगा तो ये किसको खींच लेगा, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो फिर साथ कौन बाहर जाएगा, लंग्स। तो लंग्स बड़े हो जाएंगे। तो अगर ये अटैचमेंट ना होता तो हम चाहे जितना कोशिश करते, लंग्स एक्सपैंड होते ही नहीं। तो नेचर ने व्यवस्था की है कि जब थोरेसिक वाल को बाहर ले जाओ तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन भी बाहर जाएगी, स्पेस बढ़ने लगेगा, प्रेशर घटने लगेगा। तो निगेटिव प्रेशर के नाते कौन खींचा चला आएगा, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो फिर साथ में कौन चलाएगा, लंग्स की सरफेस, और लंग्स क्या कर जाएंगे, एक्सपैंड कर जाएंगे। लिखो, बना लो छोटा सा ये। देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हर चीज का है लॉजिक, यहां ऐसे कुछ है ही नहीं। और जब सांस छोड़ना होगा तब क्या करेंगे, तो देखो थोरेसिक वाल अंदर आएगी तो ये वाली मेम्ब्रेन भी अंदर आएगी, तो ये वाली मेम्ब्रेन भी अंदर आएगी, तो लंग्स की वाल भी अंदर आएगी। लंग्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बढ़े, लिख लिया बेटा। हो गया, चलो इधर आओ। अब ध्यान से देखें, यहाँ दो ऐसे सवाल हैं जो यही आपको समझने हैं। इधर देखिए, ये बेटा कौन सी जगह है, तो ये तो जगह है स्पंजी लंग्स के अंदर। तो स्पंजी लंग्स के अंदर जो कैविटी होती है, उसी कैविटी का नाम क्या है, कैविटी विद इन लंग्स का नाम पल्मोनरी कैविटी। लेकिन एक कैविटी ये भी तो है जो दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में है, इसका नाम कैविटी बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन, नाम क्या। तो आपके पास कितनी कैविटी मिल गई, दो कैविटी मिल गई। कौन कौन सी, पल्मोनरी कैविटी और प्लूरल कैविटी। नाम ना भूलिएगा, नाम काम आएंगे, अभी ब्रीदिंग में समझ में आएंगे। जो पल्मोनरी कैविटी है यहाँ भी प्रेशर होता है, और जो प्लूरल कैविटी है यहाँ भी प्रेशर होता है। पल्मोनरी कैविटी वाले प्रेशर का नाम क्या रखोगे, तो नाम रखोगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और प्लूरल कैविटी वाले प्रेशर का नाम क्या रखोगे, इंट्रा
प्लूरल, नाम अलग है, एक नहीं है। एक क्या है? द प्रेशर विद इन लंग्स, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसका नाम क्या है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और लंग्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच जो प्रेशर है उसका नाम इंट्रा प्लूरल प्रेशर। अभी एक बार नीट में इस क्वेश्चन आ चुका है इंट्रा प्लूरल का, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो पहले दो सवाल बता दीजिए। वो जगह जो लंग्स के अंदर है उसका नाम पल्मोनरी कैविटी, और उसमें जो प्रेशर है उसका नाम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। लंग्स के बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है उसका नाम प्लूरल कैविटी, और उसमें जो प्रेशर है उसका नाम इंट्रा प्लूरल प्रेशर। अब दोनों का काम समझ लीजिए, दोनों का अंतर समझ लीजिए। जरा देखो, ये मान लेते हैं कि लंग्स हमने बना दिया, ये मान लेते हैं कि लंग्स बना दिया है, और ये मान लेते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहां जो प्रेशर है उसका नाम, बोलोगे नहीं तो लिखेंगे नहीं, आधे लोग तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये क्या है? तो कहोगे ये प्रेशर विद इन लंग्स। अच्छा, यहां जो प्रेशर है उसका नाम इंट्रा प्लूरल प्रेशर। वैल्यू सिर्फ बता दो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना होता है? तो याद रखेंगे ये माइनस का 3 mmHg होता है, और ये प्लस का भी 3 mmHg होता है। माइनस 3 mmHg और प्लस 3 mmHg। माइनस 3 mmHg होता है कब? इंस्पायरेशन। और प्लस 3 होता है कब? अभी रटे रखेंगे। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? तो कहोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, तभी तो माइनस में है। कब? इंस्पायरेशन। और ये होती है प्लस, मतलब इंट्रा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, मतलब कितनी? +3। कब? एक्सपायरेशन। अब इधर आ जाओ, इंट्रा प्लूरल प्रेशर होता है -6 mmHg और -2 mmHg। -6 mmHg और -2 mmHg ये होता है इंस्पायरेशन, और ये होता है एक्सपायरेशन। ये कहाँ है बेटा? ये है प्रेशर विद इन प्लूरा। ये तो है, प्लूरा के अंदर प्रेशर है, तो अंतर दिख गया होगा। ये कभी निगेटिव होता और कभी, और ये तो पहला सवाल तो यही काम का है, ऑलवेज निगेटिव। और निगेटिव का मतलब होता क्या है? लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे, अभी आराम से लिखिएगा। निगेटिव मतलब क्या होता है? निगेटिव का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम, तो लेस देन कितना कम होता है? तो कहोगे जब इंस्पायरेशन होता है तो 6 कम होता है, और जब एक्सपायरेशन होता है तो 2 कम होता है। कैसे? देखो, जब इंस्पायरेशन होता है तो ये बाहर जाएगी, तो ये स्पेस बढ़ेगा कि घटेगा? स्पेस बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। कितना हो जाएगा? -6। और जब एक्सपायरेशन करेंगे तो ये ऐसे आएगा, तो ये स्पेस क्या करेगा? घटेगा। अब स्पेस घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? -2। कभी भी क्या नहीं होता है? प्लस में नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन देख लो,
क्वेश्चन, हाँ ढूंढ रहा हूँ, कितने क्वेश्चन नंबर बोलो। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर, हाँ 13। चलो क्वेश्चन नंबर 13 लगाओ पेज नंबर 31 पर। जिसके पास ना हो अगल बगल देख ले, लेकिन देखे जरूर। पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 13। परवेज घर में रखा है हो? हाँ चलो खोलो, देखो बेटा पीछे देख लो, पीछे। तुम लोग छापने में जुटे हो, क्वेश्चन देखो यार। बहुत बढ़िया सवाल आया था। कह रहा है, लो बेटा जरा, कह रहा है लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन लंग्स कैन नेवर बी एक्सपेल आउट। हिंदी में, लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करते हैं और उनके अंदर कुछ न कुछ हवा हमेशा बची रहती है। क्यों? देखो क्यों, इधर देखो बेटा। लंग्स के कोलैप्स करने का मतलब है ये ऐसे हो जाए, इसका मतलब ये दीवार लंग्स की इसके कांटेक्ट में आ जाए, तभी तो लंग्स कोलैप्स करेंगे। लेकिन ये तो इससे अटैच है ना, अटैच है कि नहीं अटैच है? अब सोचो, यहां प्रेशर कैसा है? निगेटिव। तो जब ये लंग्स कोलैप्स करने के लिए इधर की तरफ जाएंगे तो इस दीवार को भी तो इधर खींचेंगे, तो यहाँ का निगेटिव प्रेशर क्या करेगा? इधर खींच लेगा। तो क्या कभी लंग्स को कोलैप्स करने देगा? नहीं करने देगा। तो यहाँ पाया जाने वाला जो निगेटिव कौन सा इंट्राप्लूरल प्रेशर है, वो लंग्स को कभी कोलैप्स नहीं करने देता है। अब जब लंग्स कोलैप्स नहीं करोगे तो कुछ न कुछ हवा यहाँ हमेशा क्या करी रहेगी? बची रहेगी। तो दोनों सवालों का एक जवाब क्या? लंग्स नॉट कोलैप्स एंड सम एयर रिमेन इन लंग्स। इस सवाल का क्या जवाब है? तो इसका केवल एक ही जवाब है, क्या? निगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ाओ। अगर यहां निगेटिव ना होता तो लंग्स क्या कर जाते? कोलैप्स। जैसे ही लंग्स कोलैप्स करने का प्रयास करते हैं, ये दीवार इधर की तरफ आती है, वैसे ये वाली मेम्ब्रेन भी इधर आने लगेगी। तो यहाँ का जो निगेटिव प्रेशर होगा वो क्या करेगा? खींच लेगा। और जब खींच लेगा तो कोलैप्स नहीं होगा। हमारे फेफड़े कभी कोलैप्स नहीं करते हैं और फेफड़ों में कुछ हवा हमेशा रह जाती है। क्यों? तो क्या दोगे? निगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर कि इंट्रापल्मोनरी? कौन सा? प्लूरल। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन आया है सवाल, लिखो। तो एक कौन सा प्रेशर मिला? एक मिला इंट्रा पल्मोनरी, एक मिला इंट्रा प्लूरल। अंतर? पल्मोनरी वाला लंग्स के अंदर है, ये प्लूरा में है। ये कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, और वो हमेशा निगेटिव। उसके हमेशा निगेटिव क्या फायदा मिला? लंग्स कभी कोलैप्स नहीं करते हैं। एक पहले सवाल आया था कि एक आदमी को चाकू मार दिया गया है, एक आदमी को चाकू मार दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि चाकू यहां तक पहुंचा है, फेफड़े पंक्चर नहीं हुए हैं। एम्स का सवाल है, आया हुआ सवाल है। कह रहा है थोरेसिक वाल तो पंक्चर हो गई है लेकिन लंग्स पंक्चर नहीं हुए हैं। बताओ ये आदमी सांस ले पाएगा कि सांसें बंद हो जाएंगे?
तो देखो क्या होगा, जैसे चाकू यहां तक आएगा वैसे यहां का जो एरिया है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाएगा। तो क्या यहां निगेटिव बचेगा? ये तो एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। और जैसे ये एटमॉस्फेयर के बराबर होगा वैसे लंग्स क्या कर जाएंगे? कोलैप्स कर जाएंगे। तो ये बहुत पहले सवाल आया था जब तुम पैदा नहीं हुए थे, तब का सवाल है। हाँ, हाँ वो बात सही, बात वही है। फेफड़े में कुछ हवा रह जाती, वो रेजिडुअल एयर ही है। वो भी हम रेजिडुअल में लिखा देंगे उसको। तो अगर किसी आदमी को चाकू लग जाए, उसकी थोरेसिक वाल पंक्चर हो जाए लेकिन फेफड़े पंक्चर ना हो, तो क्या होगा? तो लंग्स कोलैप्स कर जाएंगे, सांसें बंद हो जाएंगे। तो ज्यादा चाकू मारने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा भी अगर अंदर चला गया तो काम हो ही जाएगा। बताओ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना होता है? तो कभी -3 कभी +3। और इंट्रा प्लूरल कितना होता है? कभी -6 कभी -2। एग्जामिनर आपकी सोच से आगे सोचता है, एग्जामिनर आपकी सोच से आगे सोचता है। ध्यान से सुनना, कह रहा बताओ दो सांसों के बीच में इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना होगा? तो दो सांसों के बीच का मतलब इंस्पायरेशन और, तो बीच में कितना होगा? तो भैया दोनों जोड़ लो, 6 2 8 और बटे क्या कर दो 2, तो कितना आ जाएगा? -4। तो दो सांसों के बीच कितना होगा? -4। या इंस्पायरेशन में कितना? -6। या एक्सपायरेशन में कितना? -2। ये भी आया है एएमयू में, एक बार क्वेश्चन आया था ये। अब ये सब कंपटीशन बंद हो गए। पलटे अब जरा एनसीईआरटी ओपन कर लिया जाए। हाँ, चलो भैया कहाँ थे हम लोग? चलो हाइलाइटर निकाल लो, यहां शुरू करेंगे। ट्रेकिया क्या है? तो सीधी ट्यूब। कोई बताएगा कितनी लंबाई होती है? लंबाई, अरे तो भैया यहां से यहां तक अंदाजा लगा लो यार, कितनी लंबाई होगी? कितनी होगी? एक क्या मीटर है? तो 10 से 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक्सटेंडिंग अप टू कहां? मिड थोरेसिक कैविटी। डिवाइड करेगी किसके लेवल पर? तो ये हाईलाइट कर लो बेटा, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। और किसमें डिवाइड करेगा? राइट एंड लेफ्ट। क्या? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्रत्येक ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिवीजन टू फॉर्म क्या? सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर ब्रांकियोल, फिर वेरी थिन क्या? टर्मिनल ब्रांकियोल। ये टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ सवाल भी है। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रांकाई और क्या? इनिशियल ब्रांकियोल सपोर्टेड बाई, क्या लिखा है? एग्जामिनर ने यहां से इन हटाया है, एग्जामिनर ने यहां से इन हटाया, स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। प्रत्येक कौन सा? टर्मिनल ब्रांकियोल। क्या देगा? नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वाल। और क्या लिखा है ये? वैस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर। कहोगे क्या? एलुलाई। टिक कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रांचिंग नेटवर्क किसका? ब्रांकाई का, ब्रांकियोल का और एलुलाई। जब ब्रांकाई का है तो तीनों कह दिया। कौन? प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी। ब्रांकाई, ब्रांकियोल और एल्वेलाई कंप्राइजेस द लंग्स। ठीक है, हमारे पास कितने लंग्स हैं? 2। कवर बाई डबल लेयर प्लूरा विद क्या? प्लूरल फ्लूइड बिटवीन देम। ये क्या करेगा? घटाएगा फ्रिक्शन। कहाँ? लंग सरफेस। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में? थोरेसिक
ये डायग्राम भी एक बार एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ये एक बार नीट में आ चुका है। थोरेसिक लाइनिंग, जबकि इनर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है? लंग्स। वो पार्ट जो कहां शुरू करोगे, कहां शुरू करोगे और कहां तक ले जाओगे? तो बताओ क्या क्या है इसमें, है क्या क्या? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इनिशियल और कौन? टर्मिनल। तो छोड़ा क्या है? केवल एल्वियोलाई और उसकी डक्ट छोड़ा है। टर्मिनल ब्रांकियोल कॉन्स्टिट्यूट क्या, जबकि बचा क्या? एल्वियोलाई और उसकी डक्ट। ये क्या बनाएंगे? ये टिक कर लो, आया हुआ है नीट, यहां लिख लो। अभी 2022 में आया है। कंडक्टिंग पार्ट, पहला काम, पहला काम ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर, कहां तक ले जाओ? उसी दौरान क्या कर देंगे? क्लियर एयर फ्रॉम, और उसी दौरान क्या कर देंगे? और उसी दौरान ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। एक्सचेंज पार्ट ही जगह है जहां क्या होता है? O2 और CO2 का डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। ये जो पैराग्राफ है ये बहुत काम का है, और इसमें ये जो 3 लाइनें हैं इतनी, रियल कहानी यही है। ये समझ में आ जाएगा, आगे ब्रीदिंग अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, तो हेडिंग डालो थोरेसिक चैम्बर, ये हेडिंग डालो थोरेसिक चैम्बर और डायग्राम बनाओ। गिन के बनाएंगे, नहीं तो पसलियां बढ़ जाएंगे, है ना? जितनी बनाए उतने बनाइएगा।
बतियाओ नहीं भाई। ये जिसका डायग्राम बना है इसका मुंह किधर है? मुंह है ही नहीं है? ये इधर की तरफ खड़ा, ये ऐसे है, ये ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है, आप इधर से देख रहे हो। थोरेसिक चैम्बर, सबसे खास बात यह है कि हम लोगों के जो लंग्स हैं वो एक एयर टाइट चैम्बर में रखे हुए हैं। ये एयर टाइट चैम्बर है। इस एयर टाइट चैम्बर अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है? ये वेंट्रल है, तो वेंट्रल में तो स्टर्नम मिल जाएगा, और पीछे क्या है? रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम मिल जाएगा, और साइड में क्या मिलेंगे? तो रिब लगी होंगी और इंटरकास्टल मसल। नीचे की तरफ क्या है? डायाफ्राम, और ऊपर की तरफ क्या है? नेक। तो एक एयर टाइट चैम्बर है। इस एयर टाइट चैम्बर को ध्यान से देखोगे तो आगे की तरफ स्टर्नम, मतलब वेंट्रल में क्या हो जाएगा? स्टर्नम। पीछे की तरफ, पीछे का मतलब डार्सल की तरफ क्या मिलेगा? वर्टिब्रल कॉलम। साइड में क्या मिलेगा? रिब और इंटरकास्टल मसल। नीचे की तरफ क्या मिलेगा? डायाफ्राम, और ऊपर की तरफ क्या मिलेगा? नेक। डायग्राम में दिख रहा है। आगे की तरफ ये स्टर्नम दिख रहा है, पीछे की तरफ ये थोरेसिक वर्टिब्री दिख रही है, साइड में रिब दिख रही हैं, और रिब के बीच बीच में ये क्या लगी है? इंटरकास्टल मसल। ये है लंग्स। नीचे की तरफ क्या है? डायाफ्राम। यहाँ दो क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन इंटरकास्टल मसल के हैं और दो क्वेश्चन डायाफ्राम के हैं। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इसका नाम इंटरकास्टल मसल है। इंटर का मतलब के बीच, और कास्टा का मतलब रिब, और मसल का मतलब मसल। ऐसी कोई भी मसल जो रिब के बीच में पाई जाए, जैसे मान लेते हैं कि एक रिब ये है, एक रिब ये है, ये ऐसे है, और ये मसल लगी हुई है, इस तरीके से लगी है। तो ऐसी कोई भी मसल जो रिब के बीच में पाई जाए उसका नाम इंटरकास्टल मसल। एक क्वेश्चन। इंटरकास्टल मसल दो कैटेगरी की होती हैं। इंटरकास्टल मसल दो कैटेगरी की होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसे लगी हैं। एक्चुअली जब भी आप एमबीबीएस करेंगे तो मसल में एक स्ट्रक्चर होता है ओरिजिन, एक होता है इंसर्शन। तो अगर ओरिजिन बाहर की तरफ है तो इसका नाम एक्सटर्नल, और ओरिजिन अंदर की तरफ है तो नाम इंटरनल। ये ओरिजिन और इंसर्शन आपको एमबीबीएस में पढ़ाया जाएगा। तो किसी मसल की ओरिजिन अगर रिब में बाहर की तरफ हो तो एक्सटर्नल, और अगर अंदर की तरफ हो तो इंटरनल। तो इंटरकास्टल मसल क्या है? तो कहोगे ये मसल हैं। अच्छा आराम से बताओ, ये स्केलेटल मसल हैं कि स्मूथ मसल हैं कि कार्डियक मसल हैं? भाई मसल तो हमारे शरीर में तीन ही पाई जाती हैं, कौन सी? तो उसमें से कौन सी है ये? अरे तो भैया रिब से अटैच है, और रिब तो बोन है, तो बोन है तो क्या हो जाएगी? स्केलेटल मसल। तो दो चीजें जरा लिख लो, हमारे साथ ही लिख लो। इंटर
कास्टल मसल क्या है? तो कहोगे स्केलेटल मसल है, प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। एक क्वेश्चन। दूसरा, दो कैटेगरी की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल और एक होती है इंटरनल इंटरकास्टल मसल। अभी आप रट लेंगे, अभी बताया नहीं, अभी आप रट लेंगे। जो एक्सटर्नल वाली मसल होती है ये नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व है। सामान्य सांस लेने और सामान्य सांस छोड़ने में जो मसल इन्वॉल्व है वो कौन सी है? तो वो एक्सटर्नल वाली है। लेकिन ये लिखा क्या है? इंटरनल। अभी आप रट लेंगे, अभी ब्रीदिंग में आपको समझ में आ जाएगा। ये काहे के लिए है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये याद रखिएगा। अगर लंबी सांस छोड़ रहे हो, ऐसे लंबी सांस अगर निकाल रहे हो तो उसमें किसका रोल हो जाएगा? इंटरनल का। तो इंटरनल का कब तक नाम नहीं लोगे? जब तक आपको क्या ना मिले? फोर्सफुल एक्सपायरेशन। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी के इधर उधर भी देखते रहो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो 4-5 क्वेश्चन इस बार भी थे। तो जितना जरूरी होगा उतना ही एक्स्ट्रा बताएंगे, बहुत नहीं बताएंगे। एक क्वेश्चन डायाफ्राम पर भी है, ये लिख लिया। तो भी उसके साथ डायाफ्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें इसका भी रोल है। मतलब ये इंस्पायरेशन का इसका मेन काम है। बस ये आप छोड़ दीजिएगा, बाकी सब में कही है यही मिलेगी। अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन भी कर रहे हैं तो भी मसल कौन सी होगी? यही होगी। बस इसको न याद रखिएगा। फोर्सफुल एक्सपायरेशन अगर लिखा मिल गया तो फिर नाम किसका लेंगे? इंटरनल का। 2 क्वेश्चन डायाफ्राम के हैं। पलटे। डायफ्राम आपको दिख रहा है, कहां है? तो कहोगे थोरेसिक कैविटी में नीचे की तरफ है। ये इस टाइप का बना है, इस टाइप का। इसको क्या कहते हैं? इसको डोम शेप। अब डोम शेप कौन सा होता है? तो हिंदी में ये उल्टा कटोरा रखा है, उल्टे कटोरे जैसा। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डोम शेप। तो उल्टे कटोरे जैसा या डोम शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक सवाल ये बताओ, बना किसका होता है? मसल का। सही बात है। कौन सी मसल? हाँ सही है। कौन सा है सर? फेरेनिक मसल है। यहाँ स्पेशल मसल पाई जाती है, उसका नाम फेरेनिक मसल है। चूंकि डायाफ्राम का भी होता है कॉन्ट्रैक्शन, तो अगर किसी का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहां क्या मिलेगा? मसल मिलेगा। तो 2 क्वेश्चन। कैसा होता है? डोम शेप होता है। पाया कहाँ जाता है? तो कहोगे थोरेक्स और एब्डामेन के बीच में पाया जाता है। उल्टे कटोरे जैसा होता है। हमेशा उल्टे कटोरे जैसा नहीं होता है, ये रिलैक्स है। ये क्या है? लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्टेड है। तो रिलैक्स डायाफ्राम कैसा होता है? डोम शेप। और कॉन्ट्रैक्टेड कैसा होता है? फ्लैट होता है। किसका बना होता है? मसल। कौन सी मसल? फेरेनिक मसल। पाया कहां जाता है? तो कहोगे थोरेक्स और एब्डामेन के बीच में। किसमें नहीं पाया जाता है? किस एनिमल में डायाफ्राम नहीं पाया जाता है?
तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो एक आंसर हमेशा दिया करिए, फ्रॉग। अगर कुछ समझ में ना आए तो क्या आंसर देंगे, फ्रॉग देंगे। कुछ भी एब्सेंट पूछा जाए कहाँ लगा देना है, फ्रॉग में लगा देना है। डायफ्राम किस में एब्सेंट है, फ्रॉग में एब्सेंट है। तो चलो 2 क्वेश्चन इसके भी लिख लेते हैं। पहला सवाल, कहाँ प्रेजेंट है, लिखते चले, बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डामेन। किसका बना है, कौन सी मसल है, फेरेनिक मसल है। रिलैक्स डायाफ्राम कैसा होता है, तो कहोगे डोम शेप। अगर डोम शेप आंसर न मिले तो देखो क्या लगा, इधर देखो, इधर देखो, टेंशन ना लो, देख लो बस इधर, ये है डायाफ्राम। क्या कहोगे, तो अगर डोम शेप ना मिले तो कहोगे कर्व टुवर्ड द थोरेक्स। किधर की तरफ मुड़ा है, थोरेक्स की तरफ, कर्व टुवर्ड थोरेक्स। और कॉन्ट्रैक्टेड कैसा होता है, कैसा होता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो नीचे की तरफ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। जब रिलैक्स होगा तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। लिख लो। अब वो 3 लाइनें जो आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फेफड़े कहाँ रखे हैं, एयर टाइट चैम्बर में। क्यों एयर टाइट में काहे रखे, बाकी तो कुछ एयर टाइट में रखा नहीं है। तो एयर टाइट चैम्बर में इस नाते रखा गया है कि हमारे फेफड़ों के पास कोई मसल नहीं है कि फेफड़े क्या कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर सकें या रिलैक्स कर सकें। हम फेफड़ों का वॉल्यूम डायरेक्ट बदल नहीं सकते क्योंकि उनके पास कोई मसल है ही नहीं। लेकिन हमको वॉल्यूम तो बदलना है ना भाई, फेफड़े फैलाने हैं तो हवा आएगी, फेफड़े फिर सिकुड़ने हैं फिर हवा बाहर जाएगी। तो इसका वॉल्यूम चेंज कैसे करोगे जबकि इसमें कोई मसल तो है नहीं। तो कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। शुरू करें, ये लिख लिया सबने। क्या हम लंग्स के वॉल्यूम को बदल सकते हैं? तो पढ़ो जरा एनसीईआरटी में, देखो एक लाइन लिखी है, वो जो 3 लाइन लिखी उसमें सबसे आखिरी वाली लिखो, सबसे आखिरी वाली 3 में सबसे आखिरी लाइन। क्या लिखा है, वी कैन नॉट अल्टर डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ लंग्स या पल्मोनरी वॉल्यूम, बात एक ही है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन बदलना तो है ही, बगैर बदले कैसे सांसें चलेंगी। तो कैसे बदलता वो समझो। सबने ये लिख लिया है, बढ़ाएं आगे। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। इधर देखो जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये थोरेसिक वाल है, तो ये क्या होगी, थोरेसिक कैविटी। और यही क्या है,
एयर टाइट चैम्बर है। ये क्या है? लंग्स की वाल है। ये क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक सही है? अब ध्यान से सुनिएगा। हम पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं बदल सकते हैं। मतलब हम चाहें कि लाओ फेफड़े फैल जाएं या फेफड़े सिकुड़ जाएं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेचर ने एक व्यवस्था की है, क्या कि यदि हम ऐसा कुछ करें कि अगर थोरेसिक वाल बाहर जाएगी तो लंग्स की वाल भी तो बाहर चली जाएगी। कैसे? अभी पीछे बढ़ा के आए हैं कि थोरेसिक वाल बाहर जाएगी, आउटर प्लूरा बाहर जाएगा, इनर प्लूरा बाहर जाएगा, लंग्स की वाल बाहर जाएगी। तो लंग्स क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, तो कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर हम थोरेसिक वाल को अंदर लाएं तो लंग्स की वाल भी तो अंदर आएगी, तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो काम की बात सुने, हम पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम को डायरेक्ट बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे लंग्स इस प्रकार से रखे हैं, इस प्रकार से रखे हैं कि यदि हम किसमें चेंज कर दें, भाई अगर हम थोरेसिक वाल बाहर ले जाएंगे तो थोरेसिक कैविटी बड़ी होगी, तो अगर थोरेसिक कैविटी बड़ी हो जाएगी तो क्या बड़ी हो जाएगी? पल्मोनरी कैविटी। और अगर थोरेसिक कैविटी छोटी कर दें तो पल्मोनरी कैविटी भी छोटी हो जाएगी, और हम यही चाह रहे हैं। तो पहली लाइन ये है कि पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम नॉट अल्टर डायरेक्टली, लेकिन लंग्स का एनाटॉमिकल, यही एनसीईआरटी में लिखा है, एनाटॉमिकल सेटअप कुछ ऐसा है। लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप का मतलब एनाटॉमी वाइज जैसे यहां रखे हैं, लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप कुछ ऐसा है कि यदि हम क्या चेंज कर दें, यदि हम क्या चेंज कर दें, अगर हम क्या चेंज कर दें, थोरेसिक वॉल्यूम चेंज कर दें, तो क्या चेंज हो जाएगा? पल्मोनरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा, यहां जो प्रेशर होगा उसका नाम बेटा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। आराम से बताएं, हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? तो कहोगे हम पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम सीधे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एनाटॉमिकल सेटअप कुछ ऐसा है कि अगर हम क्या बदल दें, थोरेसिक वॉल्यूम बदल दें, तो क्या बदल जाएगा? पल्मोनरी वॉल्यूम। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बदल गया तो क्या बदल जाएगा? प्रेशर नहीं बदल जाएगा। अब आराम से बताना, अगर हम बढ़ा दें थोरेसिक वॉल्यूम तो क्या होगा? तो अगर हम थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो बताओ पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? हैं? तो बढ़ जाएगा पल्मोनरी वॉल्यूम। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर का हाल क्या होगा? हैं? तो ये हो जाएगा, घट जाएगा। क्या? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटा तो बताओ इंस्पायरेशन होता है कि एक्सपायरेशन? अभी बताए थे -3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इंस्पायरेशन। तो इसका रिजल्ट ही क्या होगा? तो इसके बाद तुरंत हमको क्या मिलेगा? अभी ब्रीदिंग पढ़ाया नहीं, लेकिन मोटा मोटा सब यही समझ में आ गया है। फिर दूसरा उल्टा बताओ, अगर हम लोग घटा दें थोरेसिक वॉल्यूम तो क्या होगा? अगर थोरेसिक वॉल्यूम कम कर दोगे तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? तो तुरंत घट जाएगा।
पल्मोनरी वॉल्यूम। और अगर पल्मोनरी वॉल्यूम घट गया तो बताओ होगा क्या? अगर ये वॉल्यूम घटा तो प्रेशर क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा। और अगर बढ़ गया तो +3 हो जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? एक्स पाई रेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर से सुन लेते हैं। हम लोगों के लंग्स थोरेसिक कैविटी में कुछ ऐसे रखे हैं कि यदि हम क्या बदलें, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बदलें तो क्या बदल जाएगा? पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बदल जाएगा। कैसे? अगर हम थोरेसिक कैविटी बढ़ाएंगे तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटाएंगे तो ये घटेगा। अगर ये बढ़ेगा तो प्रेशर, और अगर ये घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लिखो, ये सब अभी ब्रीदिंग में यूज हो जाएगा। हटाएं बेटा। हो गया सबका? लंग्स कहाँ सिचुएटेड हैं? थोरेसिक चैम्बर, जो कि क्या है? एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर बनता है डार्सल, डार्सल मतलब पीछे की तरफ, क्या? वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रल में बनता है किससे? स्टर्नम। लैटरल मतलब साइड, किससे बनता है? रिब और इंटरकास्टल मसल। और लोअर साइड बनता है किससे? डोम शेप डायाफ्राम। फुल स्टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमिकल सेटअप किसका? लंग्स का। कह रहा है इन सच वे दैट, अगर कोई भी बदलाव करो किसमें? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो वही बदलाव दिखाई पड़ेगा। रिफ्लेक्ट का मतलब दिखाई पड़ेगा कहाँ? लंग्स, या क्या कहो पल्मोनरी कैविटी। फिर से पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी चेंज करो किसमें? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, तो वही बदलाव दिखाई पड़ेगा कहाँ? लंग्स या पल्मोनरी कैविटी। सच एन अरेंजमेंट, ये जरूरी है किसके लिए? फॉर ब्रीदिंग। क्यों? वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर क्या? पल्मोनरी वॉल्यूम। हेडिंग डालिए, स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन, स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। देखो रेस्पायरेशन के कितने स्टेप हैं। इधर देखिए बेटा, मान लेते हैं कि ये लंग्स है, तो एटमॉस्फेयर की एयर आए और एल्वियोलाई की एयर जाए, यही है पहला स्टेप।
लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे। और इस पहले स्टेप को कहते हैं या इसका दूसरा नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर से बढ़ते हैं, ये मान लेते हैं एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई का मतलब लंग्स का पार्ट है। तो एयर आए और एयर बाहर जाए, फेफड़ों में आए और फेफड़ों से जाए, यही है पहला स्टेप। कौन सा? ब्रीदिंग। फिर देखो क्या है, यहां पाई जाएगी ब्लड वेसल। देखो O2 निकल के कहां चली आए? ब्लड में। और CO2 निकल के कहां चली जाए? एल्वियोलाई में। यही है क्या? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? तो ये डिफ्यूजन है किसका? O2 और CO2 कहां? एट एल्वियोलर मेम्ब्रेन। एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन पर O2 और CO2 का एक्सचेंज हो जाए, O2 निकल के ब्लड में आ जाए और CO2 निकल के एल्वियोलाई में चला जाए। फिर देखो यहां से यहां ट्रांसपोर्ट होना है किसका? O2 का। और इधर से इधर मेनली ट्रांसपोर्ट होना है किसका? ये जो स्टेप है ये है थर्ड स्टेप। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। और दो ही गैस का ट्रांसपोर्ट करना है, O2 और CO2। फिर देखो ये है कोई टिश्यू, ध्यान से देखिएगा। O2 निकल के कहां चली जाए और CO2 कहां आ जाए? ब्लड में। तो जो यहां हो रहा है वही तो यहां हो रहा है। ये स्टेप है 4। फिर वही डिफ्यूजन हो रहा है O2 और CO2 कहां? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इधर देखो ये बेटा क्या है? टिश्यू है। तो टिश्यू के अंदर होगा क्या? टिश्यू के अंदर जो O2 आई है उसी का तो इस्तेमाल करके क्या बनेगा? CO2 बनेगा। ये है पांचवा स्टेप जिसको कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। और इसी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो बनेगा क्या? CO2। O2 इस्तेमाल करके एनर्जी बनाओगे, CO2 बने। ये है पांचवा स्टेप। तो ये तो इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, हमको इस चैप्टर में केवल 4 पढ़ने हैं। पहला स्टेप ब्रीदिंग पढ़ना है, दूसरा डिफ्यूजन O2 CO2 का कहां? एल्वियोलाई। और ये वाला डिफ्यूजन साथ ही में पढ़ लेंगे। तो 2 डिफ्यूजन हमको पढ़ना है और एक हमको क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट। तो इस चैप्टर में हमको केवल 3 चीजें पढ़नी है। एक हमको पढ़ना है ब्रीदिंग, एक हमको पढ़ना है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहो चाहे क्या कहो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहो। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहां भी हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहां भी हो रहा है। और फिर हमको आखिर में क्या पढ़ना है? ट्रांसपोर्ट। तो 3 चीजें पढ़नी है। बनाओ। लिखा है रेस्पायरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से? तो पहला स्टेप है ब्रीदिंग या इसी का दूसरा नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें एटमॉस्फेयर की एयर
ड्रा इन का मतलब लंग्स में आएगी, और CO2 रिच कौन सी, ये रिलीज आउट होगी। फिर डिफ्यूजन होगा सेकेंड स्टेप में O2, और वह होगा कहाँ, फिर क्या होगा, O2 का भी और CO2 का भी, फिर से क्या होगा, अब कहाँ होगा, और आखिरी में इस्तेमाल करेंगे किसको, O2 को, किसमें, तो हमको क्या मिलेगी, इसको कहते क्या हो, कहाँ पढ़ोगे, चैप्टर 12 में, तो 12 में पढ़ लिया जाएगा, कोई बात नहीं। हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अरे थोड़ा सा इसका केवल मुखड़ा देख लो बस, है ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो बातें तो देख लो, बाकी बहुत सारे मैकेनिज्म बड़ा लंबा है, कुछ चीजें समझा सकते हैं क्योंकि अभी समझाएं ताजी ताजी तो याद हो जाएंगे। हेडिंग डालिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। भागो नहीं भाई, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सिर्फ 3 लाइनें, जो कि ताजा भी पढ़े हो उसी को उसका इस्तेमाल कर लेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो पहले तो बता दो कि ब्रीदिंग है क्या। तो अभी मैंने बताया कि मान लेते हैं कि ये लंग्स है, एयर आए और एयर जाए, यह क्या है, ब्रीदिंग है। आने को इंस्पायरेशन और जाने को एक्सपायरेशन। तो पहले सवाल तो ये है कि होगा इंस्पायरेशन क्या है, तो कहोगे एटमॉस्फेरिक एयर ड्रा इन लंग्स। अभी लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे, पहले सुन लो। फिर दूसरी घटना कौन सी होगी, इसमें क्या होगा, एल्वियोलर एयर रिलीज आउट। असली सवाल जानते क्या है, असली सवाल ये है कि क्यों एयर अंदर आएगी और क्यों एयर बाहर जाएगी। क्या एटमॉस्फेयर में कोई पंप लगा है जो हवा को अंदर भेज देगा, या अंदर कोई पंप लगा है जो हवा को बाहर फेंक देगा। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, जैसे हवा एटमॉस्फेयर से हमारे फेफड़े में आ रही है या फेफड़े से बाहर जा रही है, ये तभी संभव है जब एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच क्या हो जाए, प्रेशर ग्रेडियंट हो जाए। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है प्रेशर में अंतर हो जाए। जैसे अगर चाहते हो कि एटमॉस्फेयर से हवा यहां से यहां आए, तो बताओ प्रेशर कहां कम होना चाहिए, लंग्स के अंदर कम होना चाहिए। और अगर चाहते हो कि हवा यहां से यहां जाए तो कहां ज्यादा होना चाहिए, फिर लंग्स में ज्यादा होना चाहिए। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो बदल नहीं सकते, वो तो एक कांस्टेंट है ना। अगर चाहते हो कि हवा अंदर आए तो लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से क्या कर दो, कम कर दो। और अगर चाहते हो कि हवा बाहर जाए तो लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर से क्या कर दो, ज्यादा कर दो। तो आपको सिर्फ 2 सवाल का जवाब देना है, इंस्पायरेशन कब होगा, तो कहोगे जब लंग्स के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो। और लंग्स के अंदर का प्रेशर कहते क्या हो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो, कम। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई कम होता है तो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव प्रेशर होगा कहां, लंग्स में। किसके रेस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर। अच्छा बताओ एक्सपायरेशन कब होगा, तो एक्सपायरेशन का केवल एक तरीका है, क्या, लंग्स के अंदर का प्रेशर
मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेयर से क्या हो जाए, ज्यादा, और एटमॉस्फेयर ज्यादा होने का मतलब पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर मतलब +3 mmHg, तो एयर क्या हो जाएगी बाहर। तो जरा बताओ अभी लिखेंगे नहीं, लिखने का टाइम देंगे। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन, कब, तो हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में लिख लेंगे क्या, जब लंग्स के अंदर का प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेयर से क्या हो, कम, मतलब पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव प्रेशर कहां, लंग्स में। तो इसके दो जवाब हैं, क्या, व्हेन प्रेशर विद इन लंग्स, मतलब तो यही है ना, मतलब तो बेटा यही है ना, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन की मोर देन, लेस देन किससे, और लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब है निगेटिव प्रेशर, कहां, निगेटिव प्रेशर कहां, लंग्स में कि एटमॉस्फेयर में, निगेटिव प्रेशर इन लंग्स किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। और निगेटिव प्रेशर का मतलब फिर क्या है, वैल्यू कितनी होगी, -3 mmHg, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना लिखो पहले, तो एक्सपायरेशन वाला भी लिख देंगे। देखो भैया आदत डाल लो, 8 से 10:30 है ना, मूड बना के आया करो कि 8 10:30 पढ़ना है। ये स्कूल वाले हालात में नहीं चलेगा, 45 मिनट की क्लास हो रही है और घंटी बजी जा रही है, जितनी देर क्लास में उतने उतने देर क्लास मन के बाहर रहता है, देखते रहते कौन कहाँ घूम रहा है, मैदान में कौन खेल रहा है, कब घंटी बजे कब भागने जाएं, तो स्कूल वाला हाल चलेगा नहीं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर की हवा हमारे फेफड़ों में आएगी और फेफड़ों की हवा एटमॉस्फेयर में जाएगी। हवा आए या हवा जाए उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर में अंतर। इंस्पायरेशन कब होगा, तो जब लंग्स के अंदर का प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कितना हो, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक्सपायरेशन कब होगा, तो जब अंदर का प्रेशर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ये लिख लो तो हम एक्सपायरेशन लिखें। आज का लेक्चर और इसके आगे वाला जो लेक्चर है उनको आप 2-3 बार वीडियो देखिएगा जरूर। 2-3 बार देख लेंगे तो परमानेंट मेमोरी में बैठ जाएगा। इन चैप्टर की खास बात यह है ह्यूमन फिजियोलॉजी की कि रट के काम चलेगा नहीं, एग्जामिनर दिमाग लगा देगा सवाल बनाने में। तो अगर दिमाग आप पहले से लगाए रखे होंगे तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, वरना जरा चुको गलत हो जाएगा। तो लेक्चर कई बार देखिएगा, कई बार रिवाइज करिएगा।
बढ़े बेटा आगे। तो असली चीज जानते हो इसमें क्या समझना है? असली चीज ये समझना है कि भैया लंग्स के अंदर का प्रेशर कम कैसे हो गया और लंग्स के अंदर का प्रेशर ज्यादा। तो पीछे पढ़ा के आए कम कैसे हुआ था, कैसे कम हुआ था? तो जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाया गया तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो गया, और जब थोरेसिक वॉल्यूम घटा तो पल्मोनरी वॉल्यूम घटा तो प्रेशर क्या कर गया, बढ़ गया। तो असली खेल जानते हो क्या है? थोरेसिक वॉल्यूम बदलना। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि थोरेसिक वॉल्यूम कैसे बदलेंगे तो पूरी ब्रीदिंग क्लियर। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाओ तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा, और थोरेसिक वॉल्यूम घटाओ तो पल्मोनरी वॉल्यूम घटा तो प्रेशर बढ़ा। क्लियर है इतना? बढ़े आगे। लिख लीजिए, तो बताओ लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच जो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है उसमें कौन कौन लोग होंगे? तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो थोरेसिक वॉल्यूम चेंज करता होगा, वही तो होगा। और थोरेसिक वॉल्यूम दो लोग चेंज करते हैं, एक का नाम डायाफ्राम और एक का नाम इंटरकास्टल मसल। फिर से सुन लेते हैं। ब्रीदिंग के लिए लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच होता है प्रेशर ग्रेडियंट। वो प्रेशर ग्रेडियंट बनाने के लिए थोरेसिक वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा, और थोरेसिक वॉल्यूम चेंज करने का काम दो लोग करते हैं। कौन? एक डायाफ्राम और एक इंटरकास्टल मसल। तो एनसीईआरटी की लाइन है, प्रेशर ग्रेडियंट नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग इज मेंटेन्ड बाय एक्टिविटी ऑफ दो, क्या? डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल। स्टार बना के लिखो। लिख लो, फिर एनसीईआरटी ओपन कर लो। अब हमको सिर्फ यही समझना है जो अगले लेक्चर पर समझेंगे कि डायाफ्राम और इंटरकास्टल मसल
प्रेशर ग्रेडियंट में कैसे चेंज करते हैं, आखिर क्या कर देते हैं कि प्रेशर बदल जाता है, क्या करते होंगे? तो कुछ भी करके थोरेसिक वॉल्यूम चेंज करते होंगे, और जैसे थोरेसिक वॉल्यूम बदलेगा वैसे क्या बदल जाएगा? पल्मोनरी वॉल्यूम। वैसे क्या बदल जाएगा? प्रेशर। और यही बदलना है। एनसीईआरटी ओपन करें। आपको हमने प्रिंटेड नोट्स भी दिया है, दोनों जगह से पढ़ेंगे। पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे फिर नोट से पढ़ेंगे, या पहले नोट से पढ़ लीजिएगा फिर एनसीईआरटी से। सबसे पहले वो पढ़ेंगे जो लिखाए हैं, पहले लिखी हुई कॉपी पढ़ेंगे, उसके बाद चाहे जहाज पढ़िएगा। जरा ओपन करो। लिख लिया था बेटा? चलो टिक करो। ब्रीथिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज, कौन कौन सी? इंस्पायरेशन, इस दौरान क्या होगा? एटमॉस्फेरिक एयर ड्रा इन का मतलब अंदर आएगी, और फिर क्या होगा? इस दौरान एल्वियोलर एयर रिलीज आउट, खत्म। चाहे एयर इनटू आए और चाहे आउट जाए, किसके? लंग्स के। ये तभी संभव है जब क्या बनाओगे? प्रेशर ग्रेडियंट की जगह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर दे तो सही रहेगा कि गलत? गलत हो जाएगा। यहां प्रेशर ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है। ठीक। और ये प्रेशर ग्रेडियंट किसके बीच जनरेट करोगे? लंग्स और, ये टिक कर लो, बहुत बार एग्जाम में आया यहीं से। इंस्पायरेशन कब होगा? तो कहोगे जब प्रेशर विद इन लंग्स, मतलब क्या हो जाए? लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहां क्या होगा? कहां? लंग्स में। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक। फिर एक्सपायरेशन कब होगा? यह भी इंपॉर्टेंट है। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो? हाई या मोर, कुछ भी कह सकते हो। किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखो लिखा है डायाफ्राम और स्पेशल मसल, कौन सी? एक्सटर्नल और इंटरनल। कौन सी? इंटरकास्टल मसल, जो कहां पाए जाएंगे? यही मदद करेंगे किसमें? तो प्रेशर ग्रेडियंट जो ब्रीदिंग के लिए जरूरी है वो कौन जनरेट करेगा? तो आंसर क्या दोगे? डायाफ्राम। और कौन जनरेट करेगा? इंटरकास्टल मसल। बस आज इतना ही पढ़ते हैं। शाम को टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे। अभी थोड़ी देर में वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर देंगे। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, उस पर देख लीजिएगा। कोशिश करेंगे ऐप पे भी मिल जाएगा। और जो भी पढ़ाए हैं इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। जिनको जिनको लेना होगा हमको हाई भेजेंगे, तो हम बदले में आपको क्या भेजेंगे? पीडीएफ भेजेंगे। ठीक है।